हेलो एवरीवन। वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग करने वाले हैं अप्रैल मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोल रखा है कि किसी चार्ज पार्टिकल को 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया जाता है, तो उस पर जो वर्क हो रहा है 2 जूल का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी वो मुझे बताना है यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो होता है क्यू डेल्टा फी। यहाँ पे वर्क डन 2 जूल दे रखा है, क्यू दे रखा है 20 कूलम। डेल्टा फी निकालना है, तो बोलेंगे डेल्टा फी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। डब्लू को लिख देना 2 जूल और क्यू को लिख देना 20 कूलम। तो यहाँ से आ जाएगा डेल वी इक्वल टू 0.1 वोल्ट। ऐसा तो हम लोग बोले हैं कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रखा है कि किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस डाइपोल पे क्या क्या लगेगा, मतलब टॉर्क और फोर्स में कौन से क्वांटिटी जीरो होगी कौन से नहीं होगी वो बताना है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है। तो हम लोगों ने बोला कि ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, ऐसा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है मतलब इसका वैल्यू चेंज होते रह रहा है, हर जगह सेम नहीं है, ऐसा। और इससे 30 डिग्री एंगल पे एक डाइपोल रखा हुआ है, ऐसा ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो हर जगह फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा। इसलिए तो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन पे जो फोर्स लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। क्योंकि फोर्स हम लोग जानते हैं कि चार्ज पे जो फोर्स लगता है क्यू एन टू ई, बट ई का वैल्यू दोनों जगह अलग अलग है। नॉन यूनिफॉर्म है तो अलग अलग होगा, इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो रहा होगा। बट एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे। मतलब एक पे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और दूसरे पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध डायरेक्शन में। बट नॉन यूनिफॉर्म है तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों पे जो फोर्स लग रहा है उस बराबर नहीं है, इसलिए नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ साथ टॉर्क भी लगेगा। क्योंकि टॉर्क हम लोग पढ़ रखे हैं कि डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है पी ई साइन थीटा। यहाँ पे थीटा जीरो या 180 नहीं है, इसलिए साइन थीटा का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, इसलिए टॉर्क जीरो नहीं हो सकता। तो ट्रांसलेशनल फोर्स उसके साथ साथ टॉर्क ही लगेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि या ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि थ्री चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू और फिर से कैपिटल क्यू, ये एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। कैपिटल क्यू को बोला है कि फर्स्ट वाला जो कैपिटल क्यू है ओरिजिन पे रखा हुआ है। स्मॉल क्यू बोला है कि डी डिस्टेंस पे, मतलब इसका कोऑर्डिनेट बोलेंगे d/2 जीरो, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d0। अभी बोला कि कैपिटल क्यू वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो जीरो है, तो स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या होगा बताना।
तो किसी एक कैपिटल क्यू वाले पे फोर्स देख लो। अगर इस पे ही देखें हम लोग यहाँ पे, तो इस पे दो फोर्स लगेगा। एक तो कैपिटल क्यू जो ओरिजिन पे रखा हुआ है वो लगाएगा F1, एक स्मॉल क्यू लगा रहा होता। बट अगर नेट फोर्स जीरो करना है तो स्मॉल क्यू जो फोर्स लगाएगा वो लेफ्ट की ओर होना चाहिए, F1 के उल्टा डायरेक्शन में, तभी कैंसिल होके जीरो हो रहा होगा। मतलब स्मॉल क्यू जो है वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। मतलब स्मॉल क्यू अट्रैक्टिव लगा रहा है। अट्रैक्टिव मतलब स्मॉल क्यू जो है एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल क्यू जो है एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये तो माइनस है, हम लोग डिसाइड कर लिए। इसलिए अट्रैक्टिव लगाएगा अपनी ओर, और प्लस क्यू जो था वो रिपल्सिव लगाता है राइट की ओर, F1 F2। अभी क्या कि नेट फोर्स जीरो होने के लिए F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। F1 को लिखेंगे के कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। और F2 को लिखेंगे के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डी बाई टू का स्क्वायर। डी बाई टू का स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर बाई फोर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से डी स्क्वायर खत्म, के खत्म, एक क्यू से क्यू खत्म। तो जो स्मॉल क्यू उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल क्यू बाई फोर। मैग्नीट्यूड ऐसा होगा, और हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये निगेटिव चार्ज होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, इसलिए तभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। तो हम लोग क्यू का वैल्यू बोलेंगे माइनस कैपिटल क्यू बाई फोर। तो बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो यहाँ पे बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल पे 45 डिग्री एंगल पे अप्लाई किया गया। 4 की बात करें हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 1000 वोल्ट पर मीटर। थीटा जो है बोल रखा है कि 45 डिग्री पे अप्लाई किया गया था, इसलिए 45 डिग्री। डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, P इक्वल टू दे रखा है 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर। ये बोला कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ रखे हैं, -P E cos थीटा। तो P का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻⁻29। ई का वैल्यू दे रखा है 1000 वोल्ट पर मीटर, और थीटा दे रखा है 45। तो सबका वैल्यू रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा। वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा -7 इंटू 10⁻⁻27। और हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ। फिफ्थ में बोला है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक बैटरी कनेक्टेड है, और बैटरी जो है 20 कूलम्ब चार्ज सप्लाई करती है। मतलब बैटरी से जो चार्ज सप्लाई हो रहा है वो 20 कूलम्ब। तो बैटरी के जो प्लेट्स हैं उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है वो 15 वोल्ट। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा। मतलब ऐसा है कि एक बैटरी है, इसके जो प्लेट हैं पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव, मतलब उनके जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच जो वोल्टेज में 15 वोल्ट। और बैटरी जो है इससे चार्ज जो पास हो रहा है ऐसे, क्यू क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 20 कूलम।
तो वर्क डन बाय बैटरी बताना है, हम लोग बोलेंगे वर्क डन बाय बैटरी, W इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। क्यू का वैल्यू 20 कूलम्ब दिया हुआ है, डेल्टा वी 15 वोल्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा 300 जूल। तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन बाय बैटरी जो होगा होगा 300 जूल। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाला में बोला कि एक चार्ज कैपिटल क्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्मॉल क्यू और कैपिटल माइनस स्मॉल क्यू। और इनको कुछ, ये दोनों पार्ट को मतलब स्मॉल क्यू और कैपिटल माइनस स्मॉल क्यू, इन दोनों पार्ट को कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया। तो मैक्सिमम फोर्स होने के लिए कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन, ऐसा है मतलब कि क्यू को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया। हम लोग बोले डिवाइड करने के बाद जो चार्ज थे वो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू में कुछ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे, अभी इनके बीच जो फोर्स लग रहा है तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा के E1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा के, मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल क्यू को अंदर ले जाके, तो ऐसा। अभी बोला कि फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि मैक्स किसी फंक्शन का मैक्सिमम होने के लिए का डिफ्रेंशिएशन जीरो होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि फोर्स मैक्सिमम होने के लिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन है डी एफ अपॉन डी क्यू, ये जीरो होना चाहिए। तो जो फोर्स आया उसका डिफरेंट उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, क्योंकि हम लोग फोर्स मैक्सिमम चाहते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो के अपॉन आर स्क्वायर है तो कांस्टेंट था, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू को करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2 क्यू। एक चीज जीरो होना चाहिए, तो कैपिटल क्यू माइनस टू स्मॉल क्यू इक्वल टू जीरो, ऐसे कैपिटल क्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 स्मॉल क्यू। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बोला कि किसी वाटर ड्रॉपलेट को फॉल होने से रोकने के लिए जो वर्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड की जरूरत है वो है 4.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मतलब एक ऐसा है कि पानी का बूंद है, हवा में इसको इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत हो रही है, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग बोले कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, ताकि ये पानी का बूंद गिरे ना। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि एक तो एम लगेगा नीचे और एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा Q×E ऐसा। तो संतुलन के लिए इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड फोर्स, नीचे वाला बल और ऊपर वाला बल समान होना चाहिए। तो मुझे Q निकालना है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन E का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4.9 इंटू 10⁵ और एम का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 ग्राम, केची में बदल लेंगे तो ऐसा हो जाएगा इंटू छी की जगह पे हम लोग रख देंगे 9.8। तो इसको सोल्व करोगे तो जो Q का वैल्यू आएगा वो आएगा 2 इंटू 10⁻⁹ 2 इंटू 10⁻⁻⁹ तो हम लोग बोलेंगे आंसर जो है बॉम्बे हो, डी जो है करेक्ट हो गया। एट्थ वाला देखो, बोला कि एक चाइल्ड वाल
मतलब ये ऐसा एक वॉल है जो चार्ज्ड है ऐसा। अभी क्या है कि इस वॉल से एक छोटे से पार्टिकल को सस्पेंड किया हुआ था ऐसा। और स्ट्रिंग का जो लेंथ है एल, वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। रिपल्सन की वजह से जो चार्ज है वॉल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो अभी बोला कि इस पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, वो चार्ज बताना। हम लोग बोल दिए ये एंगल थीटा होगा। अगर ए बी डी बनाए तो बोलेंगे कि नीचे लगेगा mg, इधर स्ट्रिंग के लोग डोरी में होगा टेंशन, और वॉल की वजह से इस पे एक फोर्स लगा है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई एस। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि टी का एक कंपोनेंट एम जी को बैलेंस करेगा और टी का दूसरा कंपोनेंट क्यू वी को बैलेंस करेगा। तो हम लोग बोलेंगे टी का एक कंपोनेंट क्यू वी को बैलेंस करेगा, मतलब टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी डिवाइड दे दोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी अपॉन एम जी ऐसा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन एम जी। मुझे क्यू निकालना है, तो क्यू का वैल्यू होगा एम जी टेन थीटा अपॉन ई। अब इस क्वेश्चन में ई का वैल्यू दे रखा है, एम दे रखा है, सी का वैल्यू 10 रख देंगे, और टेन थीटा की बात करोगे तो देखो एक ट्रायंगल में, अगर हम लोग ट्रायंगल जो देखो ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा था, ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये था फिट। यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू सामने वाला बाजू अपॉन विकर्ण, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता तुम्हारा 10/20, मतलब 1/2, मतलब थीटा जो है 30 डिग्री। इसलिए टेन थीटा को हम लोग लिख देते हैं 1/√3, क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 आया, तो टेन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि होता है 1/√3, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा की जगह पे 1/√3। तो टेन थीटा मिल गया 1/√3। एम 2 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम को केजी में बदल लेंगे, ई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, जी का वैल्यू 10 रखेंगे, सबका वैल्यू डाल देंगे तो क्यू मिल जाएगा। और क्यू जो आता है वो आता है 1/√3 माइक्रोकुलम। तो हम लोग बोलेंगे कि एक्स के जगह पे होगा 3, मतलब बॉम्बे। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। एक स्फीयर के लिए ग्राफ दे रखा है। अब उनको बताना है ग्राफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का है या पोटेंशियल का है। हम लोग ग्राफ देखेंगे तो देखेंगे कि जीरो से आर नोट के बीच इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे देखोगे ये वाला, तो कांस्टेंट है। उसके बाद आर नोट के बाद ये चीज घट रही है, जो भी क्वांटिटी है वो घट रही। तो हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि स्फेरिकल सेल के केस में, होलो स्फेयर खाली गोला के केस में, अंदर में पोटेंशियल हर जगह एक समान होता है के क्यू अपॉन रेडियस, और बाहर में हो जाता है के क्यू अपॉन
स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस। अब जैसे जैसे बाहर में हम लोग दूर जाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल घटता है, और अंदर में हर जगह कांस्टेंट होता है। तो ये वही ग्राफ दे रखा है कि अंदर में कांस्टेंट, बाहर में डिस्टेंस बढ़ने से डिक्रीज होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ग्राफ दे रखा है वो पोटेंशियल दे रखा है स्फेरिकल सेल का। बोलेंगे बॉम्बे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि 512 छोटे छोटे मरकरी ड्रॉप्स मिलके एक सिंगल लार्ज ड्रॉप बनाते हैं। मतलब ऐसा बोला कि ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे 512 ड्रॉप जो कंबाइन होके एक लार्ज ड्रॉप बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लार्ज ड्रॉप का रेडियस कैलकुलेट करेंगे। हम लोग बोलेंगे जो छोटे छोटे ड्रॉप थे उन सब का रेडियस स्मॉल आर ऐसा था। सारे आइडेंटिकल थे, सबका रेडियस समान था, और जो लार्ज ड्रॉप बना उसका रेडियस हो गया कैपिटल आर। यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे ड्रॉप मिलके बड़े बन रहे हैं, मतलब उनका वॉल्यूम कांस्टेंट। जितना वॉल्यूम मरकरी का पहले था बाद में भी उतना ही होगा, क्योंकि वो सारे मिलके अब एक जगह ही हो गए। तो हम लोग वॉल्यूम दोनों का सेम कर देंगे, मतलब कम्बिनेशन से पहले, कंबाइन होने से पहले वॉल्यूम अगर एक ड्रॉप का लिखोगे तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ऐसे ऐसे टोटल 512 थे, टोटल वॉल्यूम हो गया। बाद में कंबाइन होने का बाद एक ही लार्ज ड्रॉप बना दिए तो उनका वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 512 स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। तो क्यूब रूट ले लोगे दोनों साइड, तो कैपिटल आर जो आएगा 8 इंटू स्मॉल आर ऐसा। ठीक, तो एक तो ये रिलेशन मिल गया। दूसरा बोल रखा है कि जो शुरू में छोटे छोटे ड्रॉप थे सब पे जो पोटेंशियल था वो 2 वोल्ट था। तो हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं के क्यू अपॉन रेडियस, तो बोलेंगे के क्यू अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू 2 वोल्ट ऐसा। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू होगा 2 आर अपॉन के। मतलब बोलेंगे छोटे छोटे जितने भी ड्रॉप थे 512, सब पे जो चार्ज था वो 2 आर अपॉन के। अब देखो जब बड़ा ए मिल के एक बड़ा ड्रॉप बनाए होंगे तो उन पे टोटल चार्ज हो गया होगा 512 क्यू, क्योंकि एक ड्रॉप पे चार्ज था क्यू। ऐसे ऐसे 512 थे, तो सबका अगर चार्ज मिला दे तो टोटल चार्ज हो गया होगा 512 क्यू। तो अब जो बड़ा ड्रॉप मिला, इन लार्ज ड्रॉप, इनके कंबाइन होने से उस पर जो टोटल चार्ज हुआ होगा वो होगा 512 क्यू, और क्यू का वैल्यू आ गया है 2 आर अपॉन के ऐसा। तो जो लार्ज ड्रॉप बना, सिंगल लार्ज ड्रॉप, उस पे चार्ज इतना हो जाएगा। अब उस पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल इज इक्वल टू ऐसा। फी निकालना है तो बोलेंगे के क्यू अपॉन रेडियस। तो Q1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 512 इंटू 2 R/K। कैपिटल आर की जगह पे लिखोगे 8 इंटू स्मॉल आर। यहाँ से के कट जाएगा, आर आर कट जाएगा,
ये 2 से 4 बार में कट जाएगा, तो भी का वैल्यू होगा 512 भागा 4। ये भाग करोगे तो कट जाएगा 128 बार में। तो हम लोग बोलेंगे जो बड़ा ड्रॉप बना उस पे जो वोल्टेज पोटेंशियल होगा वो 128 वोल्ट। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दो प्लेन मिरर पैरेलल रखा हुआ है, और प्लेन मिरर की जो लेंथ है वो बोल रखा है 2√3 मीटर, और उन मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बोल रखा है 0.2 मीटर। कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ 30 डिग्री पे मिरर ए पे, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे मिरर टू पे जाएगा इस जगह पे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, फिर ऐसे फाइनली ऐसे रिफ्लेक्ट होता रहेगा। देखो, ए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का वैल्यू 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी हो जाएगा 30 डिग्री, ऐसा। तो, तो थोड़ा सा हम लोग बड़ा फिगर बना के देखें, तो हम लोग बोलेंगे कि इस जगह पे ऐसे इंसिडेंट हुआ 30 डिग्री एंगल पे, इंसिडेंट के बाद ऐसे गया यहाँ पे, ए एंगल भी 30 डिग्री होगा। अगर इस वाले डिस्टेंस की बात करें कि एक रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट ओरिजेंटल डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर रहा है, कितना दूरी चल रहा है, अगर इसको हम लोग एक्स बोल दे ऐसा मान लो, तो ए वाले डिस्टेंस दे रखा था 0.2 मीटर, दोनों मिरर के बीच का दूरी, ऐसा। ये 30 डिग्री है तो ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। अब इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, ट्रायंगल का नाम दे दे 1 2 3 ऐसा। ट्रायंगल 1 2 3 में देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे tan 60 इक्वल टू 0.2/x, सामने वाला बाजू अपन पास वाला ऐसा। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 0.2/tan 60, और tan 60 होता है √3 ऐसा। मतलब एक रिफ्लेक्शन के बाद इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है लाइट हॉरिजॉन्टल में, तो बोला कि टोटल कितना रिफ्लेक्शन होगा। मिरर का लंबाई दे रखा है 2√3, तो टोटल नंबर ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा वो हम लोग बोलेंगे 2√3 डिवाइडेड बाई एक्स, और एक्स की जगह पे आ गया है 0.2/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा ऐसा। कैलकुलेशन करोगे तो ये चीज़ आएगी 30, तो हम लोग बोलेंगे टोटल 30 रिफ्लेक्शन होगा। 30 रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखोगे तो एक प्रिज्म देख रखा है जिसका म्यू जो है 1.5 है, जो पानी के अंदर डिप किया हुआ है। अब प्रिज्म का कुछ पोर्शन पानी के अंदर डूबा हुआ है। एक रे ऑफ लाइट
ए बी सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होता है, मतलब यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट का मतलब हम लोग बोलेंगे कि एंगल आई का वैल्यू जीरो है, तो आर जीरो, तो ये बिना कुछ बेंड हुए सीधा फेस और सरफेस एसी पे चला जाता है ऐसा। ये हो गया बी ए सी, यहाँ पे लाइट ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, नॉर्मली इंसिडेंट का मतलब आई जीरो, इसलिए ऐसा। अब बोला है कि यहाँ से टोटली रिफ्लेक्ट होने के बाद रे जो है सरफेस बीसी पे जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे कुछ मान लो ऐसे रिफ्लेक्ट, मतलब इस जगह पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो रे वहां पे जाता है, मतलब हम लोग बोलेंगे कि एसी पे यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये हम लोगों ने खींच लिया नॉर्मल, ए एंगल थीटा दिया हुआ है, ए एंगल हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। मतलब हम लोग एसी सरफेस पे बोलेंगे, एसी सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है थीटा है, यहाँ पे जो रे पहुंच रहा है एसी पे और नॉर्मल के साथ लंब के साथ थीटा डिग्री एंगल पे बना है, थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, और थीटा एंगल बनाने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग पढ़ रखे हैं कि आई का वैल्यू ग्रेटर देन सी होना चाहिए, आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए। तो आई तो यहाँ पे थीटा है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए, सी को हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो म्यू टू यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 4/3 दिया हुआ है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू वन को बोलेंगे हम लोग 1.5 दिया। तो थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू टू 4/3 डिवाइडेड बाई म्यू वन 1.5, 1.5 को 3/2 ऐसा लिखें, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, बोलेंगे थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9, और साइन इनवर्स को इधर लाओगे लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 8/9। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में प्रिज्म का एंगल जो है वो ए दे रखा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला है कॉट A/2। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि म्यू इक्वल टू, हम लोग पढ़ रखे हैं, साइन ए प्लस डेल मिन बाई टू अपॉन साइन A/2। अब म्यू की जगह पे यहाँ पे कॉट A/2 दिया हुआ है, और कॉट A/2 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस A/2 भागा साइन A/2। तो हो जाएगा तुम्हारा कॉस A/2 भागा साइन A/2 इक्वल टू साइन ए प्लस डेलविन बाई टू अपॉन साइन A/2। साइन A/2 कट जाएगा दोनों साइड से। अभी देखो हम लोग कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, इसलिए कॉस A/2 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A/2।
तो cos a बाई टू की जगह पे लिखेंगे साइन 90 माइनस a बाई टू इक्वल टू साइन a प्लस टेलमिन बाई टू। यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 90 माइनस a बाई टू इक्वल टू a प्लस डेलमिन बाई टू। टू को लेफ्ट साइड लाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 इंटू टू हो जाएगा 180 माइनस a बाई टू इंटू टू करोगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a इक्वल टू a प्लस डेलमिन। फिर डेलमिन निकालना है तो जो प्लस से राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, बाएं साइड में लाएंगे तो प्लस से माइनस से बन जाएगा। तो 90 माइनस 180, 90 इंटू टू करेंगे तो 180। तो यहाँ से आ जाएगा डेलमिन इक्वल टू 180 माइनस 2a। तो हम लोग बोलेंगे कि करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बॉम्बे, 180 माइनस 2a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रखा है कि कोई रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है 60 डिग्री एंगल पे, और प्रिज्म का जो एंगल है 30 डिग्री है। और बोला है कि जो इमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब इमरजेंट रे इंसिडेंट के साथ 30 डिग्री एंगल, मतलब ये डेविएशन हो गया 30 डिग्री। तो मुझे बताना है कि एंगल मेड बाई इमरजेंट रे विथ सेकेंड फेस ऑफ प्रिज्म क्या होगा। तो, तो मतलब यहाँ पे बोलेंगे कि आई इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री, ए इक्वल टू 30 डिग्री, डेविएशन जो है वो दे रखा है 30 डिग्री। तो ई निकाल लेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा इक्वल टू होता है आई प्लस ई माइनस ए। तो आई की जगह पे 60 डाल देंगे, ए की जगह पे 30 डाल देंगे, डेल की जगह पे 30 डाल देंगे तो ई का वैल्यू आया 0। मतलब इमरजेंट एंगल जो है 0 है। मतलब इमरजेंट एंगल 0 का मतलब होता है इमरजेंट एंगल जो है नॉर्मल के डायरेक्शन में, नॉर्मल के साथ, क्योंकि इमरजेंट एंगल का मतलब होता है कि नॉर्मल के साथ इमरजेंट रे कितना एंगल बना रहा है। तो ये 0 आया, इसका मतलब इमरजेंट एंगल 0 का मतलब जो इमरजेंट रे है वो नॉर्मल के डायरेक्शन में, और नॉर्मल के डायरेक्शन में है तो फेस के साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे इमरजेंट एंगल नहीं पूछा था, तुमसे पूछा था कि सेकेंड फेस के साथ इमरजेंट रे का एंगल। तो इमरजेंट रे नॉर्मल के डायरेक्शन में आया तो फेस से एंगल जो हो जाएगा वो 90 हो। तो 15 15 में बोला है कि हम लोग एक माइक्रोस्कोप बनाना चाहते हैं दो लेंस की मदद से, और दोनों का फोकल लेंथ जो है 20 mm है ऐसा, और ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव से 25 mm की दूरी पे।
मतलब ये मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव। इससे 25 mm की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यू का वैल्यू हो जाएगा -25 mm। माइनस क्यों? क्योंकि सामने में रखा होता है और सामने वाले डिस्टेंस को हम लोग माइनस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरा हो गया आई पीस। अभी बोला कि फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे बनने के लिए दोनों लेंस के बीच डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब दोनों लेंस को कितने दूरी पे रखे ताकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने। देखो फाइनल इमेज कौन बनाता है, तो आई पीस बनाता है। आई पीस इमेज इन्फिनिटी पे बना रहा है, मतलब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए फोकल लेंथ पे, क्योंकि फोकल लेंथ पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तभी इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। तो हो क्या रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्ट का इमेज जो आई वन बना रहा है, फर्स्ट इमेज जो बन रहा है वो आई पीस के फोकल लेंथ पे, ऐसा फोकल लेंथ मतलब 20 mm दूरी, ऐसा आई पीस से 20 mm की दूरी पे। तभी अब आई पीस इस इमेज आई वन को ऑब्जेक्ट मान के इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा, फाइनल इमेज जो इन्फिनिटी पे बन रहा है ऐसा। और ए वाला जो आई वन का दूरी जो है ऑब्जेक्टिव से, उसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। तो दोनों लेंस के बीच का जो दूरी होगा वो हो जाएगा वी प्लस एफ। तो मुझे यही वी प्लस एफ बताना है। एफ का वैल्यू तो 20 mm है, बस वी निकालना है। वी कैसे निकालेंगे, तो हमको यू दिया हुआ है -25 mm, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 20 mm। लेंस फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला से वी जो है यू इंटू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ एच। यहाँ से फी मिल जाएगा, यू और एफ का वैल्यू दोगे तो, और फी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 100 mm। तो दोनों लेंस ऑब्जेक्टिव और आईपीस का जो डिस्टेंस होगा वी प्लस एफ, मतलब 100 + 20 हम लोग बोलेंगे कि 120। हम लोग बोलेंगे यहाँ इसमें ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया कि दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे थीटा पे रखे हुए हैं। दो प्लेन मिरर इनक्लाइंड है, ऐसे थीटा एंगल पे, और एक रे इंसिडेंट होता है M1 पे M2 के पैरेलल। मतलब हम लोग बोले कि ऐसा इस जगह पे कोई रे M2 के पैरेलल आया और रिफ्लेक्ट होके इस पे गया, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद M2 से रिफ्लेक्शन के बाद वो M1 के पैरेलल हो गया ऐसे। तो मुझे दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा चाहिए। हम लोग बोलेंगे कि ये हो गया जहाँ पे नॉर्मल, देखो ए वाला जो रे है इंसिडेंट रे वो M2 के पैरेलल है। M2 के पैरेलल है मतलब
ए एम वन के साथ जो एंगल बनाएगा वो थीटा ही होगा, क्योंकि एम टू जो है एम वन के साथ जो एंगल बनाया वो थीटा है। ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आई का वैल्यू 90 माइनस थीटा, आई और आर सेम होते हैं रिफ्लेक्शन में, तो ये वाला भी हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, क्योंकि नॉर्मल है, टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था 90। ए थीटा तो इस ट्रायंगल से हम लोग बोलेंगे कि ये वाला हो जाएगा 180 माइनस 2। अभी अब देखो ए वाला जो रे है, जो फाइनली M2 से रिफ्लेक्ट होके M1 के पैरेलल हो गया, ये पैरेलल है, तो ये वाला M2 से M2 के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, क्योंकि M1 और M2 के बीच का एंगल थीटा था, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम लोग अगर इस पूरे एंगल की बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों मिला के होना चाहिए 90, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो 90 मतलब हम लोग बोलेंगे कि 180 माइनस 2 थीटा। एक एंगल ये था, दूसरा था 90 माइनस थीटा, ये मिला के होना चाहिए 90। तो ये 90 90 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 माइनस 2 माइनस 3 थीटा इक्वल टू 0। तो 180 इक्वल टू हो जाएगा 3 थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180/3, मतलब 60 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वह 60 डिग्री। 17 देखो, किसी टेलीस्कोप का ट्यूब का लेंथ जो है 60 सेंटीमीटर, और उसका जो मैग्नीफाइंग पावर 5, तो फोकल लेंथ क्या होगा आईपीस का वो बताना। तो एक तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है F0/FE, और इसको दिया हुआ है 5, मतलब F0/FE इक्वल टू 5। दूसरा ट्यूब का जो लेंथ होता है F0 + FE, इसको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने से हम लोग बोलेंगे कि F0 का वैल्यू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और FE का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तभी इनको डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, और जोड़ेंगे तो 60 होगा। तो जो FE फोकल लेंथ निकालना था आईपीस का, हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे कि ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। देखो ये थ्योरेटिकल है। इसमें फर्स्ट वाले में बोला गया कि अगर एंगल ऑफ किसी प्रिज्म के लिए जो अगर डेविएशन मिनिमम है, तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन से ट्रू है वो बताना है। तो फर्स्ट वाला बोला इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे सिमेट्रिक होता है प्रिज्म के मिनिमम डेविएशन के केस। बोलेंगे ये सही है, क्योंकि प्रिज्म ऐसा होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे ऐसा। ऐसा तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी इंसिडेंट रे है IR, और जो इमरजेंट रे है ER, ये दोनों सिमेट्रिक है। तो बोलेंगे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। सेकंड वाला भी सही है कि मिनिमम डेविएशन के केस में जो
रिफ्लेक्टेड रे है इनसाइड द प्रिज्म, वो पैरेलल होता है बेस। थर्ड वाला, मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होते हैं। सी स्टेटमेंट भी सही है। टी वाले में बोला कि एंगल ऑफ इमरजेंस जो है डबल होता है, गलत है, क्योंकि मिनिमम डेविएशन के केस में आई इक्वल टू ई होता है। बोलेंगे स्टेटमेंट ए बी सी करेक्ट है, ट्रू, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। 19th वाला देखो, देखो यहाँ पे बोला गया कि एक थिन प्रिज्म जिसका एंगल 6 डिग्री है और उस प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.54 है, उसको कंबाइन किया गया किसी दूसरे प्रिज्म के साथ और दूसरे प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.72 है, और ये जो कॉम्बिनेशन है दो प्रिज्म का, ये प्रोड्यूस करता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, मतलब नेट डेविएशन जो है इन दोनों के चलते जीरो हो जा रही है। मतलब होता क्या है कि एक प्रिज्म को हमने ऐसा रखा और इसको कंबाइन किया किसी दूसरे प्रिज्म के साथ, ऐसा, और कोई लाइट इस पे मान लो ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो इन दोनों से रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनली इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है। मतलब दोनों पैरेलल हैं, कोई डेविएशन नहीं हो, मतलब नेट डेविएशन जीरो हुआ। तो हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट वाले का डेविएशन का मैग्नीट्यूड और सेकंड वाले प्रिज्म चलते डेविएशन का मैग्नीट्यूड बराबर है। बस दोनों डेविएट जो कर रहे हैं लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। मान लो कि एक जो प्रिज्म है वो 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, डेविएट किया, दूसरा जो है 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिला के नेट जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट डेविएशन जीरो का मतलब कि दोनों प्रिज्म के चलते जो डेविएशन हो रहा है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फर्स्ट वाले का जो डेविएशन का मैग्नीट्यूड है और सेकेंड वाले का डेविएशन का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल। तो फर्स्ट वाले के चलते हम लोग डेविएशन मैग्नीट्यूड लिखेंगे, वो बोलेंगे μ1 - 1 इंटू A1। सेकेंड वाले के चलते लिखेंगे μ2 - 1 एंड A2। तो मुझे A2 चाहिए, सेकेंड प्रिज्म का एंगल A2 हो जाएगा μ1 - 1 इंटू A1 भागा μ2 - 1। अब यहाँ पे μ1 की जगह पर डाल देंगे 1.54 और μ2 की जगह पर डाल देंगे 1.72। A1 की जगह पर डाल देंगे 6 डिग्री, तो A2 आ जाएगा। और A2 का जो वैल्यू आएगा कैलकुलेशन के बाद वो तुम्हारा होगा 4.5 डिग्री, 4.5 डिग्री। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 12 सेंटीमीटर सामने दूरी पे रखा हुआ है। मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट हम लोग रख दिए, इसको रख देते हैं ओरिजिन पे ऐसे 0 0, और प्लेन मिरर को हमने रख दिया यहाँ से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे ऐसे। तो प्लेन मिरर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 12 जी, 12 सेंटीमीटर की दूरी।
तो जो ये इमेज बनाएगा भी, इमेज होगा, हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज जो है वर्चुअल बनता है, मिरर के पीछे बनता है और इक्वल दूरी पे बनता है। तो ऑब्जेक्ट अगर 12 सेंटीमीटर आ गया है तो इमेज जो है पीछे बनेगा 12 सेंटीमीटर, मतलब मिरर से 12 सेंटीमीटर। तो मिरर पहले से ही 12 पे रखा हुआ था, 12 जीरो पे, और इमेज जो फर्स्ट वाला बन रहा है इससे 12 सेंटीमीटर पीछे, मतलब इमेज का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा 24 जीरो ऐसा। अब क्या हुआ कि मिरर को 8 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट किया गया, नहीं सॉरी, 4 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट किया गया। तब हम लोग बोले कि मिरर जो पहले यहाँ पे था अब वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। कितना शिफ्ट किए हम लोग, तो 4 सेंटीमीटर। देखो तो अभी, अब वस्तु की दूरी जो है मिरर से हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले 12 थी, 4 अब शिफ्ट कर दिए तो 8 बचेगी। तो अभी मिरर का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे 80। अब दूसरा जो इमेज बने, अब जो इमेज बनेगा इस मिरर के चलते, वो पीछे बनेगा, और कितने, मिरर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 8 सेंटीमीटर आगे, तो इमेज 8 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि दूसरा जो इमेज बना वो यहाँ पे बना, मिरर से 8 सेंटीमीटर पीछे, और इसका जो कोऑर्डिनेट है हो जाएगा 16 जीरो। पहले जो बन रहा था I1 और 24 जीरो पे, अब जो बन रहा है 16 जीरो पे। तो इमेज कितना शिफ्ट हुआ, तो 8, 24 से 16 हो गया, 8 सेंटीमीटर। किस डायरेक्शन में, तो मिरर की तरफ। हम लोग बोलेंगे इमेज जो है शिफ्ट होगा 8 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। करेक्ट आंसर हम लोग बोलेंगे बॉम्बे। 21 देखो, देखो 21 में बोला कि एक सर्कुलर डिस्क आर रेडियस का मूव किया गया एक बड़े डिस्क से। हम लोग बोलेंगे एक बड़ा सा डिस्क था ऐसा, जिसका रेडियस 2r था। इससे आर रेडियस का एक डिस्क तख्ती रिमूव कर लिया गया ऐसा। तो अब जो बच गया पोर्शन, ये छोटे वाले का जो त्रिज्या है वो आर है, बड़े वाले का सेंटर हम लोग बोल देते हैं 0 0 पे। तो छोटे वाले का जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा R0। तो अब जो बच गया उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो हम लोग बोले कि ए वाले पोर्शन बचा हुआ है, हटाने के बाद इस, तो एक सीओम निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे कि M1 x1, और M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1, तो ऐसा बोलेंगे A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। तो अभी A1 को लिखेंगे हम लोग पाई इंटू 2r का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस जो है बड़े वाले का 2r है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर करोगे तो 4 पाई r स्क्वायर। x1 को तो जीरो लिखोगे, माइनस A2 को लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, x2 को लिखेंगे r, फिर से नीचे में A1 के जगह पे लिखेंगे
4 पाई r² माइनस A2 की जगह पे लिखेंगे पाई r²। तो यहाँ से XUM जो आएगा -r/3। -r/3 करने का मतलब माइनस का मतलब ओरिजिन से लेफ्ट साइड। तो हम लोग बोलेंगे कि अब जो है रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो r/3 दूरी पे होगा ओरिजिन से लेफ्ट में। तो क्वेश्चन में पूछ रखा था कि अभी जो सेंटर ऑफ मास है उसने बोला अल्फा गुना आर दूरी पे है, तो अल्फा का वैल्यू बताओ। तो हम लोग बोलेंगे अल्फा गुना आर इक्वल टू r/3, क्योंकि r/3 दूरी पे आया, आर आर कट जाएगा तो अल्फा का वैल्यू आएगा 1/3। तो बोलेंगे करेक्ट आंसर जो होगा बॉम्बे। 22 देखो, 22 में एक डिस्क है XY प्लेन में और दो एक्सिस है, एक जेड एक्सिस एक जेड डैश। जेड एक्सिस जो है केंद्र से पास हो रहा है, डिस्क के सतह के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए जेड एक्सिस के अबाउट लिखना होगा तो डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला याद है डिस्क में कि होता है a r² / 2। जेड डैश एक्सिस के अबाउट लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, दोनों समांतर है इसलिए हो जाएगा I z डैश इक्वल टू ICM प्लस MD²। डी का वैल्यू हो जाएगा त्रिज्या के बराबर आ रहा है ऐसा, और ICM तो आया m r² / 2 तो हो जाएगा 3m r²/2। अभी मुझे इनका रेशियो चाहिए था तो I z/I z डैश चाहिए था, हो जाएगा m r² / 2 भागा 3m r²/2, ये हो जाएगा 1/3। तो हम लोग बोलेंगे करेक्ट आंसर जो होगा इसमें सी होगा। नेक्स्ट देखो 23। यहाँ पे दो स्फेयर दिया हुआ है, दोनों का मास m और रेडियस r है, दोनों ज्वाइंट है एक रॉड की मदद से, रॉड की लंबाई 2r है। तो हम लोग मतलब ऐसा दे रखा है कि ये रॉड हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 2r का, और रॉड का जो मास है अपना जो मास है वो भी m। अभी इस पूरे सिस्टम का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। एक्सिस जो है रॉड के सेंटर से पास हो रहा है और रॉड से परपेंडिकुलर। तो पहले रॉड का लिख ले इस एक्सिस के अबाउट, तो रॉड का तो होता है ml² / 12, तो हो जाएगा m, एल की जगह पे लिखेंगे हम लोग 2r² अपॉन 12, ये हो गया रॉड का। अभी स्फेयर का लिखेंगे, तो स्फेयर का अपने व्यास के अबाउट, स्फेयर ऐसा था इसका अपने व्यास के अबाउट होता है 2/5 m r²। 2/5 m r²। यहाँ मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो यहाँ ए वाला दूरी हो जाएगा 2r, मतलब तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो रॉड का पहले अपने केंद्र के अबाउट लिखेंगे, तो 2/5 m r² प्लस MD² करेंगे, डी की जगह पे लिखेंगे 2r। ये हो गया एक गोला के चलते, ऐसे ऐसे दो गोला हैं तो इंटू 2 कर देते हैं, इंटू 2, ये हो जाएगा नेट आई। तो इसको बस सोल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा होगा 137/15 m r²।
तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो। 24 देखोगे तो 24 में क्या कि एक डिस्क था ऐसा। ए बी सी डी, स्क्वायर प्लेट, एक्चुअली डिस्क नहीं बोल, स्क्वायर प्लेट था। स्क्वायर भी नहीं, रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर प्लेट था, रेक्टेंगुलर थिन शीट भी बोल सकते। ए बी सी डी। जो डी है कॉर्नर, बट उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 0। ये जो है कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 B। डी का कोऑर्डिनेट दे रखा है AB, और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है AG। हम लोग बोल देंगे कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। ये हो गया इस बड़े से रेक्टेंगुलर शीट का सेंटर ऑफ मास। इसकी साइड का लेंथ देखोगे तो एक लेंथ हो जाएगा ए, और दूसरा देखेंगे तो बी। मतलब बोलेंगे कि ए और बी साइड लेंथ का एक रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है। ए वाला यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ए वाला हो जाएगा बी। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो मिडिल में होगा, बीच में। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हम लोग बोलेंगे A/2 B/2। अभी क्या है कि इससे एक पोर्शन ए वाला काट के हटा दिया है, ए वाला। इस जो काट के हटाया उसकी साइड लाइन देखोगे तो बोलोगे A/2 B/2। इसका जो काट के हटाया गया है उसका अगर सेंटर की बात करें, सेंटर ऑफ मास, तो उसका यहाँ पे होगा। और ए वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा A/2 प्लस A/4, मतलब 3A/4 और 3B/4, 3A/4 3B/4 ऐसा। तो अभी जो रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा वो बताना है। तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा एक्स जो हम बोलेंगे A1 x1 माइनस A2 x2 बाई A1 - A2। इसी तरह वाई सी एम बोलेंगे A1 y1 माइनस A2 y2 बाई A1 - A2। अब A1 को क्या लिखना है, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा A × B। A2 को क्या लिखना है, तो छोटे वाले जिसको हटाया उसका क्षेत्रफल A/2 गुना B/2, मतलब AB/4। x1 को क्या लिखना है, तो A/2। x1 या y, x1 को लिखना है मुझे A/2, y1 को लिखना है B/2, x2 को लिखना है 3A/4, और y2 को लिखना है 3B/4। तो अभी इस वाले फॉर्मूला में A1 A2 x1 x2 y1 और y2 सबका वैल्यू डाल देंगे तो x यू एम वाई यू एम मिल जाएगा। और कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 5A/12 और 5B/12। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन डी जो है करेक्ट। नेक्स्ट वाला देखो।
क्वेश्चन नंबर 25। 25 में बोला है कि 4 स्क्वायर, सॉरी, 4 सॉलिड स्फेयर जो हैं किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ऐसा। और इन स्फेयर का रेडियस जो है वो बोल रखा है ए है। सबका मास एम रेडियस है, और स्क्वायर जो है उसकी साइड लेंथ जो है वो बी है, साइड लेंथ बी है। अभी इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए स्क्वायर के किसी साइड के अबाउट। तो हम लोग बोले कि इस वाले साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। इस वाले साइड के अबाउट क्या, तो देखो ये जो साइड है दो स्फेयर के लिए डायमीटर हो गया, उनके सेंटर से पास कर रहा है। इन दोनों के लिए तो ये डायमीटर हो गया, तो डायरेक्ट इन दोनों के लिए अगर आई लिखना होता है तो बोलेंगे कि डायमीटर के अबाउट आई। तो स्फेयर के केस में डायमीटर के अबाउट आई होता है 2/5 mr², ऐसा। इन दोनों के लिए ऐसा हो जाता है। बाकी दो के लिए देखोगे तो बाकी दो के लिए पहले हम लोग उसके डायमीटर के अबाउट लिखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि पहले इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, और इस एक्सिस के अबाउट इन दोनों का होगा 2/5 mr² प्लस 2/5। फिर यहाँ से यहाँ तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ऐसे ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे। तो देखो एक गोला के लिए हम लोग लिखते हैं 2/5 ma² प्लस md²। डी की जगह पे हम लोग बोलेंगे बी, डिस्टेंस बी दी। ये एक गोला के लिए होता है, ऐसा ऐसा दो गोला है इंटू टू। तो आई नेट तुम्हारा ऐसा हो जाता है, और इनको ऐड करोगे तो आएगा 8/5 ma² प्लस 2 mb²। बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा।